वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य मकसद था बृहस्पति और शनि ग्रहों के बारे में जानकारी जुटाना। लेकिन यह मिशन इतना सफल रहा कि नासा ने इसे इंटरस्टेलर मिशन में बदल दिया। आज ये यान पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर दूर है और हर सेकंड 17 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वॉयेजर 1 ने इतनी अनोखी डिस्कवरीज की है कि आज भी हम उनकी फोटोज और डेटा को देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब वॉयेजर की शानदार जर्नी में एक प्रॉब्लम आ गई है और वो है इसका फ्यूल। जी हां, वॉयेजर का फ्यूल अब बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर है। पर सवाल ये उठता है, जब इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा तो क्या वॉयेजर रुक जाएगा? और क्या ये स्पेसक्राफ्ट भी सन की तरह मिल्की वे का चक्कर लगाने लगेगा? सबसे पहले ये बात जान लेना जरूरी है कि वॉयेजर का फ्यूल कोई नॉर्मल फ्यूल नहीं था। वॉयेजर 1 का डिजाइन ही ऐसा था कि उसमें ऑनबोर्ड पावर के लिए रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स यूज किए गए थे। इन आरटीजी से थोड़ी थोड़ी पावर कंटिन्यूसली मिलती रहती थी, लेकिन इनका आउटपुट टाइम के साथ डीके होता रहता है। अब जब पावर लेवल बहुत ही कम हो चुका है तो शायद स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स शटडाउन हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वॉयेजर फिजिकली रुक जाएगा। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। जब हम कहते हैं फ्यूल फिनिश, इसका मतलब ये नहीं कि स्पेसक्राफ्ट के पास प्रोपल्शन फ्यूल खत्म हो गया है। असल में वॉयेजर के केस में उसके आरटीजी में यूज होने वाला रेडियो एक्टिव मटेरियल धीरे धीरे अपनी हाफ लाइफ कंप्लीट कर रहा है, जिसकी वजह से अवेलेबल इलेक्ट्रिकल पावर कम होती जा रही है। इसका इफेक्ट ये होता है कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स ग्रेजुअली बंद हो सकते हैं। लेकिन एक बार जब स्पेसक्राफ्ट मोमेंटम गेन कर लेता है तो उसमें और कोई एक्टिव प्रोपल्शन सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। ये मोमेंटम एक बार मिलने के बाद न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से किसी एक्सटर्नल फोर्स के ना होने पर कांस्टेंट वेलोसिटी पर ट्रैवल करता रहेगा। मतलब इवन इफ वॉयेजर 1 के सेंसर्स और ट्रांसमीटर्स शट डाउन हो जाएंगे, इसका फिजिकल मूवमेंट कभी रुकेगा नहीं। इस बात को समझने के लिए हमें फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को देखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो वो अपनी करंट वेलोसिटी के साथ मोशन में रहता है। स्पेस में फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होती, इसलिए वॉयेजर 1 अपनी डायरेक्शन और स्पीड को बिना बदले कंटिन्यू करेगा। लेकिन धरती पर ऐसा क्यों नहीं होता? इसका कारण है कि धरती पर वेरियस फोर्सेस रेजिस्टेंस पैदा करती है, जैसे कि एयर और ग्रेविटी वगैरह। अब सवाल यह है, क्या वॉयेजर 1 भी सन की तरह मिल्की वे का चक्कर लगाने लगेगा? मतलब क्या स्पेसक्राफ्ट इवेंचुअली मिल्की वे के ऑर्बिट में कैप्चर हो जाएगा, या फिर किसी स्टार सिस्टम के ग्रेविटेशनल पुल के कारण उसकी ट्रेजेक्टरी बदल जाएगी? जब हम सोचते हैं कि सन अपने ऑर्बिट में क्यों रहता है, तो हमें पता चलता है कि सन एक बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट है जो गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड ऑर्बिट करता है। सन को एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहना पड़ता है, जिसके कारण वो मिल्की वे के सेंटर के अराउंड घूमता है। लेकिन वॉयेजर 1 एक छोटा स्पेसक्राफ्ट है और इसका मास इतना कम है कि उसका ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन किसी मैसिव बॉडी के साथ नेग्लिजिबल रहेगा। जब वॉयेजर 1 ने सोलर सिस्टम के बाहर निकलना शुरू किया, उसका मेन फोर्स मोमेंटम था, ना कि ग्रेविटेशनल कैप्चर। स्पेस एक बहुत ही डाइल्यूट मीडियम है। इंटरस्टेलर स्पेस में एटम्स, डस्ट पार्टिकल्स और कॉस्मिक रेज है, लेकिन इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का इफेक्ट स्पेसक्राफ्ट के मोशन पर प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल होता है। मतलब वॉयेजर के पास कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो उसकी स्पीड को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सके, इसलिए वो कंटिन्यूअसली अपनी करंट स्पीड पर मूव करता रहेगा। थियोरेटिकली अगर वॉयेजर किसी बहुत ही मैसिव स्टार के पास क्लोज से गुजरता है तो ग्रेविटेशनल पुल से उसकी ट्रेजेक्टरी में थोड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में हमारे गैलेक्सी का साइज इतना बड़ा है कि स्पेसक्राफ्ट के ऐसे एनकाउंटर्स बहुत ही रेयर होते हैं, और जो एनकाउंटर होते भी हैं उनका इफेक्ट माइनर ही होगा।
अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, अगर हम वॉयेजर 1 को कमांड दे दे कि वो अर्थ की तरफ वापस आए, तो क्या ये पॉसिबल है? ये क्वेश्चन साइंस फिक्शन से कम नहीं लगता, लेकिन जब हम फिजिक्स और स्पेस इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इसका जवाब काफी क्लियर है। वॉयेजर 1 अभी अप्रॉक्सीमेटली 150 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी ज्यादा आगे चला गया है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी अर्थ से सन का डिस्टेंस, जो कि रफली 150 मिलियन किलोमीटर्स के बराबर है। अब इस डिस्टेंस को देखकर अगर हम सोचें तो अर्थ तक वापस आना कोई छोटी बात नहीं है। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी को देखें तो कमांड भेजने और एग्जीक्यूट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। कम्युनिकेशन सिग्नल्स भी स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल करते हैं, पर फिर भी कमांड रिसीव करने के बाद एक्शन में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वॉयेजर 1 में कोई एक्टिव प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है जो अभी उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर सके। जब स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ था, उसको एक पावरफुल लॉन्च व्हीकल से हाई स्पीड दी गई थी और अब वो स्पीड के साथ इनर्शिया के थ्रू चल रहा है। अगर हम उसे रिवर्स डायरेक्शन में लाना चाहते हैं तो उसके पास कोई ऑन बोर्ड फ्यूल या इंजन पावर नहीं है जिससे वो अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज कर सके। आरटीजी पावर सप्लाई सिर्फ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और कम्युनिकेशन के लिए यूज होती थी, प्रोपल्शन के लिए नहीं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से एक बार जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो और उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो वो हमेशा मोशन में रहता है। अगर हम अर्थ की तरफ वापस आने के लिए फोर्स अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें या तो एक बहुत ही पावरफुल इंजन चाहिए या फिर एक ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट मैन्यूवर। लेकिन वॉयेजर के केस में दोनों ही ऑप्शंस प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए इवन इफ हम वॉयेजर को कमांड भेजते हैं, स्पेसक्राफ्ट के पास न तो फ्यूल है और न ही कोई मैकेनिज्म है जिससे वो अर्थ की तरफ कोर्स चेंज कर सके। अगर हम कॉस्मिक टाइम स्केल्स की बात करें तो वॉयेजर 1 के पास बिलियंस ऑफ ईयर्स है अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए। गैलेक्सीज के रोटेशन और मूवमेंट में हमेशा चेंज आते रहते हैं, लेकिन वॉयेजर 1 अपने इनर्शिया के साथ एक प्रैक्टिकली अनचेंजिंग वेलोसिटी पर ट्रैवल करता रहेगा। शायद कोई दिन ऐसा आए जब ये किसी और स्टार सिस्टम के बहुत करीब से गुजरे, लेकिन फिर भी इसके किसी स्टार के ऑर्बिट में कैप्चर होने या डायरेक्शन बदलने के चांसेस बहुत ही रेयर है। अब तक हमने ये देखा है कि स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स आरटीजी के डी के होने से ग्रेजुअली बंद हो सकते हैं। मतलब फ्यूचर में हो सकता है कि हम वॉयेजर 1 से कोई कम्युनिकेशन रिसीव न कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्पेसक्राफ्ट का फिजिकल मूवमेंट रुक जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक और पावर इशू है, ना कि फिजिकल मोमेंटम का। तो क्या ये कभी रुक पाएगा? इसका जवाब है नहीं। अंतरिक्ष में हवा या घर्षण नहीं है, इसलिए न्यूटन के पहले नियम के मुताबिक ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगता। अब सवाल यह है कि क्या वॉयेजर हमारी गैलेक्सी के गुरुत्वाकर्षण में फंसकर सूरज की तरह हमारी गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर काटेगा? हमारा सूरज मिल्की वे के केंद्र का एक चक्कर 23 करोड़ साल में पूरा करता है। वॉयेजर भी गैलेक्सी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है, लेकिन इसकी स्पीड जो कि 17 किलोमीटर सेकंड है, ये इतनी नहीं है कि वॉयेजर हमारी गैलेक्सी से बाहर आ सके। गैलेक्सी की एस्केप वेलोसिटी, मिल्की वे से बाहर निकलने के लिए किसी वस्तु को 550 किलोमीटर सेकंड की स्पीड चाहिए। वॉयेजर की स्पीड इससे बहुत कम है, इसलिए ज्यादा संभावना यही है कि ये अरबों साल तक हमारी गैलेक्सी में एक ही दिशा में चलता रहेगा।